हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 6, 7 एंड 8 का एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 7 वन एवं वन्य जीव। दिस वीडियो इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेट, सुपर टेट, सीटेट एज वेल एज वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट से। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जो कि अभ्यास प्रश्न से है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का, वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम और उनका उपयोग लिखिए। तो वनों से हमें कौन कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो प्राप्त होते हैं जिससे हमें औषधि प्राप्त होती है, उसके नाम भी लिखने हैं। तो आइए उत्तर में देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे, वनों से प्राप्त होने वाले औषधि पेड़ पौधों के नाम और उनका उपयोग निम्नांकित है। यहाँ पे एक आपका इस प्रकार से कॉलम बना हुआ है, बॉक्स बना है, जिसमें हम लिखेंगे, इसमें पहले हम लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम होगा इसमें लिखेंगे पौधों का नाम, तीसरे में इसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगी भाग कौन सा है इसका, और इसके कौन से औषधि गुण है इसमें लिखेंगे। तो पहला यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, पहला क्रम संख्या दे रखा है नीम। हमको नीम जो प्राप्त होता है, नीम जो हमारे कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे प्रकृति से प्राप्त होता है। और इसका जो उपयोगी भाग कौन सा है, इसका उपयोगी भाग की बात करते हैं तो इसकी पत्ती है। और किस प्रकार से ये औषधि के गुण के रूप में प्रयुक्त होती है। औषधि गुण में देखते हैं तो इसमें कौन से गुण पाए जाते हैं। ये क्या करता है, हमारा जो रक्त होता है उसका शोधन करता है, यानी जो हमारे ब्लड होता है उसका शोधन करने में सहायक होता है। साथ ही साथ जो त्वचा रोग होते हैं, हमारे स्किन रोग जो होते हैं उसके लिए भी ये उपयोगी है। पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे इसबगोल भी बोलते हैं इसको, इसबगोल भी बोलते हैं। इसका बीज होता है, या इसका जो उपयोगी भाग होता है क्या है, इसका जो भूसी होता है वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो औषधि गुण की बात करते हैं इसमें लिखेंगे पेचिश व कब्ज ठीक करने में सहायक होता है। थर्ड आपका जो है पेड़ पौधों का नाम है यहाँ पे सिकोना। इसका उपयोगी भाग कौन सा है, तो इसका जो छाल होता है वो उपयोगी भाग होता है। और किस में इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग, किस औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो मलेरिया की दवा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है आपका जामुन का क्या उपयोगी भाग होता है, तो बीजों का जो चूर्ण होता है वो उपयोगी भाग है। और किसके लिए, किस औषधि के लिए ये उपयोगी है, लाभदायक है, तो जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ होता है, उसके लिए ये लाभदायक होता है। पांचवा पॉइंट है यूकेलिप्टस। आपको मालूम होगा प्रकृति का दुश्मन होता है, ठीक है। और इसका जो उपयोगी भाग क्या होता है, तेल इसका होता है। और जुकाम की औषधि बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। छठा इसमें है मुलेठी का इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है, उपयोगी भाग कौन सा है, तो इसका इम्पोर्टेंट भाग है आपका जड़ यानी कि रूट। और ये किसके लिए उपयोगी है, इसका जो औषधि गुण है गले की खराश के लिए उपयोगी होती है। मतलब आपको गले में खराश है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगर सेकंड की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर खा यहाँ पे है, वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव क्यों कम होता है। तो इसका उत्तर तो कोई बच्चा भी बता सकता है। आइए जानते हैं क्या उत्तर होता है। वन तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जब क्या करते हैं, कैसे रोकते हैं, वन क्षेत्र में पेड़ पौधों पानी के वेग को कम करते हैं तथा वायु की तीव्र गति को भी कम करते हैं। इससे क्या होता है कि वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव कम होता है। जो पहली बात तो ये पानी के वेग को रोक ही देते हैं, कम कर देते हैं। जो पानी गिरता भी है तो वहाँ पे जो मिट्टी होती है कटती नहीं है। दूसरा इसका जो जड़ होता है, जो पेड़ पौधों के जड़ होते हैं मिट्टियों को बांधे रखते हैं। पहली बात इनके जड़ को मिट्टियाँ बांधे रखती हैं, और इस जड़ भी क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं, यानी इसको वहाँ पर कटाव होने नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वन क्षेत्र जहाँ पे होते हैं, पहली बात पानी का वेग कम कर देता है, आंधी और हवा का वेग कम कर देता है। साथ ही साथ इसकी जो जड़ होती हैं वो भी मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इस प्रकार से जो वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मिट्टी का कटाव सबसे कम होता है। अगर आपको मिट्टी का कटाव कम करना है तो आप उस एरिया में पेड़ पौधे लगा दीजिए जहाँ मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो रहा है, ऑटोमेटिक वहाँ पे मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा पहले से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर गा है यहाँ पे, किन्हीं 4 इमारती लकड़ियों के नाम बताएं। तो इमारती लकड़ियों का तात्पर्य यहाँ पे यह चीज़ है जिससे हम कहीं ना कहीं अपनी इमारत में या अपने बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल जिसको करते हैं, उनको उस लकड़ियों को हम क्या कहते हैं, इमारती लकड़ियाँ। आप देखते होंगे आपके घर में कभी ना कभी
कोई चीज़ जब आपका घर बन रहा होता है तो लकड़ी का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। अब जब भी आप लिंटर डालते हैं या कोई पोर्शन अगर आपको रोकना होता है तो किसके इस्तेमाल से रोकते हैं, तो लकड़ी के इस्तेमाल से ही रोकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी लकड़ियाँ होती हैं जो इस्तेमाल में होती हैं, क्योंकि सभी लकड़ियाँ तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, कुछ ऐसी लकड़ियाँ होंगी जो सड़ जाएंगी, क्योंकि पानी की भी वहाँ पे डाला जाता है। तो मेनली जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी के नाम यहाँ पे लिखने होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखिए 4 इमारती लकड़ियों के नाम। पहला तो आपका शीशम हो गया, बहुत मजबूत होता है। साखू होता है, बेरी, ये भी बहुत मजबूत है। सागौन आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। देवदार। आप बांस का भी इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा है सॉरी, लेकिन ये पेड़ क्या नाम है कि ये लकड़ियाँ नहीं होती है। हमारा एक बांस क्या होता है, बांस हमारा जो है वो घास के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो हमारा बांस क्या है वो घास है हमारा, ये पेड़ पौधे नहीं हैं बांस। तो आप कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, कोई ऑप्शन दे दिया जाए कि मतलब किसमें बताइए कौन सा पेड़ पौधे नहीं हैं, तो अगर बांस ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा, मान लीजिए 3-4 पेड़ पौधों के नाम लिख दिया, क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए निम्न में से कौन सा पेड़ नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका साखू दे दिया, ठीक है। दूसरा दे दिया यूकेलिप्टस दे दिया, तीसरा दे दिया देवदार, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपका बांस। तो आप किस पे मार के आएंगे, बांस वाले पे मार के आना है, क्योंकि बांस आपका क्या है, घास है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें बताइए कौन सा घास है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब घास पूछेगा तो बांस पे आप मार के आइएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर घ है, विलुप्त तथा संकटग्रस्त प्रजातियों के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए जानते हैं विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियाँ क्या होती हैं, उसमें क्या अंतर है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे वन्य जीवों की अधिकाधिक मांग और उसके अवैध शिकार ने कुछ वन्य जीवों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, तो कुछ संकटग्रस्त हैं यानी विलुप्ति के कगार पर है। पक्षियों की जो प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है उन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, या इसको हम रेड जोन में रखते हैं, ठीक है। इसका एक लाल किताब है, उसको लाल किताब में इसको लिखा जाता है जो ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से। उसके बाद इसको जैसे कि आपके कौन कौन से ख़त्म हो चुके हैं जो एकदम विलुप्त हो गए हैं, जैसे कि डायनासोर, ठीक है, मैमथ, डोडो, ये सब क्या है, ये सब ख़त्म हो चुके हैं, पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, अब नहीं है पृथ्वी पे। मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार करने से जिन पशु पक्षियों की प्रजातियां खतरे में हैं यानी कि समाप्ति की कगार पर है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकटग्रस्त प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि आपका शेर है, हाथी है, बाघ, घोड़ा, चीता, मोर आदि। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे जो प्रजातियां हैं आज के टाइम में बहुत ही कम हो चुकी हैं। क्यों कम हो चुकी हैं, क्योंकि लोग अपने शौक़ के लिए पशु पक्षियों का शिकार कर रहे हैं और उसका तस्करी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो संख्या वो घटती जा रही है और ये विलुप्ति के कगार पे पहुंच रही है। इसलिए उनको बोला गया है अभी ख़त्म नहीं हुई है, जो ख़त्म हो जाए पूरी तरह से उसको हम बोलेंगे विलुप्ति, और जो अभी बची हुई है अभी मतलब कि उनकी प्रजातियाँ बची है लेकिन ख़त्म होने के कगार पहुँची है, उसको हम बोलते हैं संकटग्रस्त। प्रश्न नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम लिखिए। तो हमें लिखना है जो उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है और एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके नाम लिखने हैं। उत्तर में लिखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय आपका उद्यान। कहाँ पे पड़ता है, लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो लिख सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। वन्य जीव की बात करते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, एक चंद्रप्रभा लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 4, वनों की संख्या कम होने के क्या कारण है। जो वन की संख्या कम हो रही है उसका क्या कारण है, उसके बारे में आपको लिखना है। लिखेंगे मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शहरीकरण और औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के बढ़ते चलन के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे वनों की संख्या कम हो गई। मनुष्य ने क्या किया, अपने रहने के लिए, अपने आवश्यकता के लिए जो वन थे उनको काट करके रहने के योग्य बनाया और उनका शहरीकरण किया। साथ ही साथ जब शहरीकरण करेंगे तो औद्योगिक धंधे भी बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा, जिसके कारण और ज़्यादा वन कटेंगे। तो क्या होंगे, धीरे धीरे वन कटते चलेंगे आएंगे। अब वन कटेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमें रास्ता भी चाहिए, जब रास्ता में चाहिए तो जो रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे आएंगे उसको हम क्या करते हैं, काट देंगे। तो इस प्रकार से वन जितने भी होंगे धीरे धीरे खत्म होते चले गए हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन आपका एक पूछ रहे हैं आपसे, जो को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वन किसे कहते हैं,
वन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको आप इसका आंसर 2-3 शब्दों में 2-3 लाइन में लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत लंबा नहीं होता है। तो 1-2 शब्दों में बता सकते हैं वन क्या हो सकता है, किसे कहते हैं मेनली रूप से। तो वन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाए गए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य है वो क्यों बनाए गए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए। यानी कहीं ना कहीं अब देखा जो हमारे जीव जंतु हैं, क्योंकि उनके लिए वन तो रह नहीं गया है, वन अब जब नहीं रह रहा है तो उसके लिए संरक्षण के लिए कोई ना कोई अब क्राइटेरिया लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम वन इसी प्रकार से अंधाधुंध काटते जाएंगे तो जो वहाँ पे पशु पक्षी पेड़ पौधे या क्या नाम है आपके वन है जीव जंतु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके लिए कोई ना नियम लेकर के आए। जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान जीव, पहली बात तो आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, तो इसलिए इसको बनाया गया था सरकार द्वारा। प्रश्न नंबर 4, हल जानवरों को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं। क्या है भैया, सॉरी यहाँ पे वल नहीं है, हल नहीं है, इसको लिख लीजिए वन। ठीक है, वन जानवरों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। बहुत तरीके हैं, आइए जानते हैं। आप बहुत लिख सकते हैं, बहुत लंबा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो हम देखते हैं छोटा सा लिखना है, एक शब्दों में अंतर देना है, एक ही पैराग्राफ में छोटा सा, एक ही लाइन में। उत्तर में लिखेंगे वन जानवरों को भोजन, पहली बात तो भोजन देते हैं, दूसरा आश्रय देते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं, तीसरा जीने की अनुकूल परिस्थितियाँ दे करके उन्हें लाभ पहुँचाते हैं। अगर हमें भोजन मिल रहा है, कपड़ा रहने के लिए, यानी कि अगर भोजन कपड़ा मकान आपको मिल रहा है तो आप वहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ हों, यानी कि जैसे कि हमारे लिए मौसम होना चाहिए अच्छा। अगर गर्मी मतलब कि एक सही वातावरण हो, हमें कपड़े भी ना मिले, अगर सही वातावरण मिले हो तो हम आसानी से रह सकते हैं। तो अगर उस प्रकार से अगर जानवरों को वनों में मिल रहा है, सब चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायक ही होगा। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर में यहाँ पे पहला कथन दे रखा है, उत्तर में लिखेंगे वनों से हमें उद्योगों के लिए क्या प्राप्त होता है, खाली स्थान में भरेंगे कच्चा माल प्राप्त होता है। वनों से हमें उद्योगों के लिए क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल, खाली स्थान में भर देना है। दूसरा यहाँ पे दिया है पॉइंट नंबर खा, कथन खा, वन जीव जंतुओं और पक्षियों के रहने का स्थान है, खाली स्थान में क्या भरेंगे, रहने का स्थान। वन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, खाली स्थान में क्या भरेंगे, संसाधन। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो हमारा 21 मार्च होता है, 21 मार्च का दिन होता है, वो हमारा विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे है आपका, तो जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है चंदौली में है, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चंदौली जिला है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चाहे कुकरेल वन कहाँ पे है, आप लखनऊ में जो रहे होंगे उसको जानते होगा कुकरेल कहाँ पे है, ये कहाँ पे पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है आपका, वन केवल जंतुओं को लाभ पहुँचाते हैं, बिल्कुल गलत है। बताइए जो हमारे वन होते हैं, जंगल होते हैं, क्यों सिर्फ जंतुओं को लाभ पहुँचाते हैं, हमारे लिए भी तो लाभकारी हैं। हमको लकड़ियाँ मिलती हैं जो ख़राब हो जाती, मतलब कि जो पक जाती है, अब उसको काटना भी होता है, क्योंकि जो नहीं काटेंगे तो भी हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक टाइम एज होता है, उसके बाद वो ख़राब होने लगती हैं। तो उस टाइम एज से अगर हम पहले काट लेते हैं अपने, तो हम कहीं ना कहीं अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको औषधियाँ मिलती हैं वनों से, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिसके हमें हमारे लिए नहीं है तो सबके लिए ये लाभकारी होती है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कथन नंबर खा, मनुष्य आदिकाल से ही वनों पर निर्भर था, बिल्कुल सही है। सिकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। सिकोना की जो छाल होती है उससे हम मलेरिया की दवा बनाते हैं। अगला कथन है गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है, क्यों, सही है। जो ख़त्म हो चुकी हैं उसको हम बोलते हैं विलुप्त प्रजातियाँ। तो गिद्ध तो दिखाई नहीं देता हमको कहीं पे, तो इसलिए यहाँ पे अब लिख लीजिएगा, यहाँ पे गलत इसने डाला है, गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है, क्योंकि अब गिद्ध तुमको कहीं पे दिखाई देता है, कहीं पे नहीं दिखाई देती है, तो यहाँ पे डाल लीजिएगा गिद्ध। यहाँ पे पुराना होगा, पुराने का अपडेट नहीं किया होगा, इसलिए गलत दिया है इसको, तो आप सही लगा लेंगे।
सागौन इमारती लकड़ी है, बिल्कुल सही है। जो सागौन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं इसको इमारती लकड़ियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे प्लाई बनते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं लकड़ियों से प्लाई हमारे बनते हैं, जो दरवाजे में इस्तेमाल किए जाते हैं। दरवाजे में क्या बहुत जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, आप देखते होंगे। प्लाई का तो ज़माना चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। पक्षी पक्षियों की प्रजातियाँ जो खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त प्रजातियाँ कहलाती हैं। जो खत्म होने की कगार पे हैं उनको हम संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहती हैं, ना कि विलुप्त प्रजातियाँ कहते हैं। तो ये बात हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे है जगह अच्छा, पेड़ पौधे वायु की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे क्या वायु की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या करते हैं? वायु की गति को कम करते हैं। वन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। जो वन हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, इकोलॉजी होता है, उसके संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है और लास्ट है आपका, अगला कथन है मानव के हस्तक्षेप से वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव ने अगर हस्तक्षेप किया है तो वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।